टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 24 के वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इससे पहले की वीडियोस थी उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ जो डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको ओनली आईएएस के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, जहां आप उनको हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो आज का मेन टॉपिक है उसे हम समझ लेते हैं। The topic says salient features of RPA, Representation of People's Act, appointment to various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies, statutory, regulatory and various quasi judicial bodies। ठीक है, इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया गया था प्रैक्टिस के लिए। The question says, for citizens to participate in the government, healthy democracies must create layers of active institutions. Examine the role of democratic institutions in the growth of India in this regard। ठीक है, तो देखो सिंपल शब्दों में समझे तो ये बोल रहा है कि अगर भारत के अंदर हमें हेल्दी डेमोक्रेसी को बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ लेयर ऑफ एक्टिव इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे। हमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे जो कि आगे जाकर के एक हेल्दी डेमोक्रेसी का निर्माण करें। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि जो अलग अलग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रोल को हमें एग्जामिन करना है कि किस तरीके से इन इंस्टीट्यूशंस ने भारत को एक अच्छे कंट्री की तरह, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह बनाने में किस तरीके से हेल्प किया। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ गए। अब देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। अब देखो इसका इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आप सबसे पहले बताओगे कि डेमोक्रेसी के अंदर इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, क्या होती है। सो डेमोक्रेसी एग्जैक्टली क्या है। डेमोक्रेसी एक सेट ऑफ आइडियाज ही तो है, एक सेट ऑफ आइडियाज है, राइट। एक ऐसे सेट ऑफ आइडियाज है जिसके अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी, ये सब आइडियाज प्रॉपर्ली फॉलो होते हैं। और इन आइडियाज को प्रॉपर्ली प्रमोट करने के लिए, इन आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि साथ में मिलकर काम करते हैं। बेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बेट यूपीएससी, राइट। ऐसे इसी तरीके के अलग अलग बॉडीज होते हैं, ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि साथ में मिलकर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों तक उन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपलिफ्ट कराने की कोशिश करते हैं, लोगों तक उन चीजों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, राइट। सो इस तरीके से आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपको इस आंसर को आगे लेके जाना है, आपको बताना है कि इस आंसर के बॉडी को किस तरीके से लिखो। तो बॉडी में सबसे पहले तो आप इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताओगे कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। आफ्टर ऑल आप किस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन को समझ सकते हो। तो देखिए जो इंस्टीट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूशन इज समथिंग जो कि आप पहली चीज तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग इसके मीनिंग्स निकाल सकते हो। अगर आप नॉर्मल डेमोक्रेटिक सेंस में देखो तो इंस्टीट्यूशन दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक को आप कह सकते हो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस और एक को आप कहते हो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। ठीक, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। सो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। तो देखो जैसे इंडिया में अगर डेमोक्रेसी को मुझे प्रमोट करना है तो मैं कौन कौन से फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को फॉलो करूंगा। आई फॉलो पार्लियामेंट, आई फॉलो आप सुप्रीम कोर्ट समझ सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, यूपीएससी हो गया। ये कुछ ऐसी बॉडीज है जिनको आप फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस मान सकते हैं। और अगर आप इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो भारत के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए रिलीजन एक इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज रिलीजियस फेयर को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कल्चर को, सिविल सोसाइटी को, राइट, इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हो, मीडिया को आप यूज कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से जो फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं ये दोनों साथ में मिलकर काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज को प्रमोट करने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या हम इन्हीं इंस्टीट्यूशन को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। और देखो अब हम क्यों डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वर्ड को यूज करना चाहते हैं, बिकॉज आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, वी हैव टू एग्जामिन द रोल ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। सो हमें काइंड ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की तरह शो करना पड़ेगा, ताकि हम इस पर्टिकुलर चीज को शो कर सके कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है दे आर नथिंग एल्स बट दे आर एक्चुअली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन देमसेल्व्स। यानी कि जो हमारे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ही हैं। ठीक है, तो देखो अब हमें समझना है कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं आफ्टर ऑल वो किस तरीके से भारत के अंदर गुड गवर्नेंस को लाने में हेल्प करते हैं। गुड गवर्नेंस मतलब अच्छी गवर्नेंस को प्रमोट करने में इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, क्या आप ये मानेंगे कि जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये लोगों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का एक मौका देते हैं। मतलब कि एक जो नॉर्मल पर्सन है वो आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंबर बन सकता है, वो आकर यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है, मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है भारतीय डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो देखो अगर आप और सिंपल वर्ड्स में समझो तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो डिफरेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिया में शेयरिंग ऑफ पावर को प्रमोट करते हैं। शेयरिंग ऑफ पावर, बिकॉज इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अनुसार पावर किसके पास है, पावर इज विद द पीपल।
ठीक है। और पीपल अपने पावर को किस तरीके से यूज करते हैं, थ्रू इलेक्शंस हम कह सकते हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों को पार्टिसिपेशन तक पहुंचने में हेल्प करता है, राइट। तो पहला आप ये समझ सकते हो कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हमें हेल्प कर रहे हैं हमारे इंडिया को एज एक स्ट्रांग इंडिया बनाने में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में। सेकंड चीज आप ये समझ सकते हो, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग आगे मिलकर जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं इन आइडियल्स को प्रमोट करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो देखो, जिस तरीके से अलग अलग बॉडीज है, जैसे यूपीएससी है, वो क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। फिर आप साथ ही साथ देखो तो फ्रीडम को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, लाइक पार्लियामेंट है। फिर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉज बना रखे हैं। सॉवरेनिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, राइट। ये सब अलग अलग डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, और इन डेमोक्रेटिक आइडियल्स को प्रॉपर्ली काइंड ऑफ इंश्योर करने के लिए कि लोगों तक ये आइडियल्स प्रॉपर्ली पहुंच सकें, हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को यूज करते हैं। तो क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? थर्ड चीज देखिए, अब अगर आप ये भी समझिए तो आप ये भी देखिए कि मान लो जैसे अगर हमें डेमोक्रेटिक आइडियल्स को प्रमोट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, किसी रूल्स को बना करके, किसी लॉज को बनाकर, किसी रेगुलेशंस को बना करके। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे नीड्स के अनुसार डिफरेंट लॉज बनाती हैं, डिफरेंट रूल्स बनाती हैं, और इन रूल्स के अनुसार जब सिटीजंस चलते हैं तो उनकी जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स है वो भी काफी ज्यादा अपलिफ्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट, फॉर एग्जाम्पल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल्स, ये सब एक ऐसे बॉडीज हैं जो कि एक्चुअली हेल्प करती है हमें हमारे जो डिफरेंट पावर्स हैं, हमारे डिफरेंट राइट्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों, देखो क्यों हम कह रहे हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, कि मान लो कि भारत के अंदर 3 डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। अगर तीनों एक दूसरे को चेक नहीं करेंगे तो मान लीजिए कि आगे जाकर एग्जीक्यूटिव अगर पूरे कंट्री के ऊपर अपनी खुद की पावर को डोमिनेट करने की कोशिश करे, एक टायरनी क्रिएट करने की कोशिश करे, तो फिर इसको चेक करने वाला कोई नहीं होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव टायरनी में चला गया तो हमसे हमारी राइट छीन जाएंगे, हमें प्रॉपर राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सब नहीं मिलेगा। तो इन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए, इन डेमोक्रेटिक आइडियल्स को इंश्योर करने के लिए लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल करता है। जुडिशरी जो है लगातार चेक करता रहता है कि जो एग्जीक्यूटिव जो कुछ भी काम कर रहा है क्या वो सही से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जो एक चेक्स एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट है वो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं, राइट। क्या आप समझ सकते हैं इसको? देखो, अगर आपको एग्जांपल लेना तो आप यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का एग्जांपल ले सकते हैं, किस तरीके से जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर दोनों को प्रॉपर्ली कंट्रोल करता है। और आपको याद होगा कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था? इट वाज टॉकिंग अबाउट एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। सिंपल शब्दों में समझें तो एग्जीक्यूटिव ने एक तरीका अपनाया था जिसके थ्रू वो जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल कर पाता। बट अगर आप ध्यान से सोचो तो एनजीएसी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खतरे में डालता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खतरे में डालता है। उसके कारण जुडिशरी ने इस चीज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, इस चीज को कैंसिल कर दिया, राइट। तो इस तरीके से हम शो कर रहे हैं, इस तरीके से हम एक्चुअली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो भी ये बॉडीज है उनको चेक्स एंड बैलेंसेस करने में और एक दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को, जुडिशरी लेजिस्लेचर को, और इस तरीके से एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को चेक करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये लोग साथ में मिलकर कभी भी सिटीजन्स के जो पावर्स हैं, जो भी उनकी वैल्यूज हैं, उन सबको कभी भी अंडरमाइन ना करें, राइट। ये आप समझ गए। इसके अलावा आप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के बारे में बात कर सकते हैं। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, देखो जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कुछ ना कुछ काम है, उन्हें कुछ ना कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, उनको कुछ ना कुछ रूल्स दिए गए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शंस एंड रूल्स हैं ये आगे जाकर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए। और सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो वंस अगेन फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? वो हमें एक सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है। कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? जिस सर्विस के थ्रू हम अपने इलेक्शन में जाकर अपने राइट टू वोट को यूज कर पाते हैं, राइट। सो हमें अपने राइट को वोट को यूज करने के लिए एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए। वो एनवायरनमेंट हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। सो क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलग अलग तरीके से डिलीवरी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब अलग अलग सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, और उन सर्विसेज के थ्रू हम अपने डेमोक्रेटिक आइडियल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। हमारा डेमोक्रेटिक आइडियल यहां पर देखो क्या है? राइट टू वोट है, तो हमने अपने राइट टू वोट को फॉलो किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। साथ ही साथ देखिए इंडिया के अंदर अगर डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कशन, डेलिबरेशंस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज।
ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डिस्कशन, डेलिब्रेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इन सबको प्रमोट करने के लिए पार्लियामेंट एक बहुत ही अच्छी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। और ये जो पार्लियामेंट है वो आगे जाकर ऐसे लॉज बनाता है, ऐसे पॉलिसीज फ्रेम करता है, जो कि पॉलिसीज इसी चीजों को प्रमोट करते हैं, डिस्कशंस को आगे प्रमोट करते हैं, राइट। अलग अलग तरीके के डिफरेंट इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है अलग अलग बॉडीज को, जिसके थ्रू जो डिस्कशन डिबेट है वो हमारी कंट्री के अंदर लगातार चलता रहता है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखो तो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है वो एक टाइप की कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं, वो एक टाइप की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। क्या आप समझ सकते हैं इन चीजों को? तो देखो, अगर ये सब चीजें प्रोवाइड हो रही हैं तो ये एक्चुअली शो करता है कि भारत के अंदर जो सिटीजंस हैं उनको अगर डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो करना है तो इन आइडियल्स को फॉलो करने के लिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रॉपर्ली अपना काम कर रहे हैं। बिकॉज ये इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे तभी तो हमारे राइट्स को प्रॉपर्ली सेफगार्ड मिलेगा, हमारे राइट्स को प्रॉपर्ली यूज करेंगे तभी तो हम एक्चुअली डेमोक्रेटिक कंट्री के सही मायने में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके फायदों को अपना पाएंगे, राइट। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? देखो, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है कि किस तरीके से आप अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के वैल्यूज को यहां पर शो कर पाते हैं। आप जितने अच्छे तरीके से अपने वैल्यूज को यहां पर एक्सप्रेस कर पाएंगे, जितने अच्छे तरीके से आप अपने वैल्यूज को बता पाएंगे, उतना ही अच्छा आपका यहां पर आंसर बनेगा, राइट। तो ये तो हमने ये समझा कि आफ्टर ऑल डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरीके से हमारे हेल्प कर रहे हैं, हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक आइडियल्स को प्रमोट करने में हेल्प कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस क्या है, अलग अलग तरीके के चैलेंजेस क्या हैं जो कि हमारे डेमोक्रेटिक आइडियल्स जो है, जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग फ्रेम कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हम इतना ज्यादा रिलाई कर गए हैं कि सारी की सारी पावर जो है वो काइंड ऑफ कंसंट्रेट होनी स्टार्ट हो गई है, पावर कंसंट्रेट हो रही है। और पावर कंसंट्रेशन के कारण क्या हो रहा है, काइंड ऑफ एक सेंट्रलाइजेशन आ रहा है, तो एक सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी आ रही है। उसके कारण हम क्या ये कह सकते हैं कि अगर ये चीज चलती रही तो आगे जाकर ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बन सकता है। ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है जहां पर सारी की सारी पावर जो है एक सिंगल बॉडी के हाथों में चली जाती है, राइट। जैसे अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि अगर आप पीएमओ को एग्जांपल लेंगे तो पीएमओ के पास काफी सारी पावर्स आ गई हैं, राइट। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखोगे कि नीति आयोग ने इतना ज्यादा पावरफुल हो गया नीति आयोग कि राइट नाउ प्लानिंग कमीशन को उसको वो करना पड़ा, एबॉलिश करना पड़ा। प्लानिंग कमीशन के साथ साथ में और भी बहुत सारी डिफरेंट बॉडीज हैं जिसके पावर को काइंड ऑफ सब्जुगेट करके बैठा हुआ है राइट नाउ नीति आयोग। सो पॉइंट बीइंग, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन, देखो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर अलग अलग पावर्स दो, बट अगर 3-4 इंस्टीट्यूशंस मिलकर के अपनी सारी की सारी पावर को एक सिंगल बॉडी के अंदर सब्जुगेट कर दे, मर्ज कर दे, तो काइंड ऑफ ये इंस्टीट्यूशन भी तो वही हो गया ना, इसने भी पावर को सेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, और यही चीज तो हम नहीं चाहते हैं, राइट। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर सेंट्रलाइजेशन लगातार बढ़ रहा है। सेकंड चीज आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आप देखो तो ट्रस्ट का जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीबीआई को देखेंगे तो सीबीआई की फंक्शनिंग इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स को देख करके इसके ऊपर से ट्रस्ट काफी कम हो गया है, लोगों का ट्रस्ट जो है काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में सीबीआई जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी की जो इफेक्टिवनेस है, जो उसका इंपैक्ट है, वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा लॉन्गर टर्म में, राइट। ये भी प्रॉब्लम है। थर्ड चीज आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके आपस में इंटर इंस्टीट्यूशनल राइवलरी चल रही है, फ्रिक्शन चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को देखो, एनजेएसी का एग्जांपल ले लो, अगर आप एनजेएसी का एग्जांपल देखोगे तो आपको ये चीज ऑटोमेटिकली याद आएगा कि एनजेएसी के थ्रू एक्चुअली जुडिशरी क्या करना चाह रहा था, वो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव क्या करना चाह रहा था, वो जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल ही तो करना चाह रहा था, है ना, जिसको जुडिशरी ने मना कर दिया। तो इस तरीके से अलग अलग बॉडी जो है एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ये भी काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा अगर आप देखो इतने सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हमारे कंट्री के अंदर राइट नाउ प्रेजेंट हो गए हैं कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। पहले लोगों को इतना कुछ पता नहीं होता था, जो भी प्रॉब्लम होती थी वो एक कॉमन सेंटर पे सॉल्व होती थी। अब हर एक चीज के लिए आपको अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है, उसके कारण कॉम्प्लेक्सिटी जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, राइट। और कैपेसिटी डेवलपमेंट इतना कम है हमारे यहाँ के लोगों का कि हम इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सिटी को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते हैं। इसी चीज से रिलेटेड है कि हमारी एक्सेसिबिलिटी काफी इंक्रीज हो गई है, कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का नंबर तो लगातार बढ़ता जा रहा है, बट जो उनकी एक्सेसिबिलिटी है वो काफी कम है। अभी भी मोर देन 70% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज के अंदर रह रही है, और वहां पर अभी भी डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। वहां पर कोई कंसेप्ट नहीं है कि प्रॉपर जस्टिस होना चाहिए, प्रॉपर लिबर्टी होना चाहिए, प्रॉपर इक्वालिटी होना चाहिए। अभी भी काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत सारे रूरल एरियाज के अंदर। अनटचेबिलिटी कंसेप्ट जो कि हमने आर्टिकल 17 के थ्रू अबॉलिश कर दिया है, वो भी एक्चुअली कहीं ना कहीं डिफरेंट जो ट्राइबल एरियाज है वहां पे अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये शो करता है कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो बढ़ते तो जा रहे हैं, बट उनकी एक्सेसिबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, उनकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा काइंड ऑफ कम हो गई है, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं जिनके पास प्रॉपर ऑटोनॉमी नहीं होती है, प्रॉपर अपना काम नहीं कर सकते हैं।
अगर आप देखोगे अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, सीबीआई के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ये लोग जो भी काम कर रहे हैं वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे कर रहे हैं, मतलब वो अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी ऑटोनॉमी को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर ऑटोनॉमी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो अकाउंटेबल नहीं है, राइट। उनकी अकाउंटेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, उनका जो ट्रांसपेरेंट नेचर जो पहले हुआ करता था वो डिक्रीज हो रहा है, वो अपने सारे के सारे डेटा को प्रॉपर्ली शो नहीं कर रहे हैं। काफी सारे करप्शन के एग्जांपल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पर कुछ ऑफिसर्स अपने फायदे के लिए काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन का नुकसान कर रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं इन सब चीजों के कारण क्या होता है, लॉन्ग टर्म की इनएफिशिएंसी बढ़ती है, राइट। आप इनएफिशिएंसी का पॉइंट भी यहां पर दे सकते हैं कि किस तरीके से, देखो इनएफिशिएंसी का आप सिंपल एग्जांपल एफसीआई का एग्जांपल दे सकते हो। एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो भी तो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, और एफसीआई को अगर आप देखोगे तो अभी हमारे जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार मोर देन 40% जो फूड ग्रेन्स एफसीआई के अंदर खा जाता है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। तो इनएफिशिएंसी की यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखिए तो आप एक और प्रॉब्लम बता सकते हैं कि एक रूल बुक फंक्शनिंग होती है, रूल बुक फंक्शनिंग। इसका मतलब क्या होता है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपनी गवर्नेंस से एम्पैथी को निकाल दिया, एम्पैथी को, कंपैशन को निकाल दिया। सिंपल शब्दों में समझे कि मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर पुअर पर्सन है, उसको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, लेकिन रूल के हिसाब से वो हेल्प गलत है, तो एक ऑफिसर जो है वो कभी कभी रूल से हट करके इसकी हेल्प करनी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, राइट। रूल बुक फंक्शनिंग हर जगह पर इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कहीं कहीं पर जहां पर जरूरत हो वहां पर आपको रूल से हट करके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, राइट। अगर आप सिर्फ रूल के हिसाब से चलोगे देन यू आर जस्ट अ ब्यूरोक्रेट, राइट। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर कंपैशन एम्पैथी के साथ चलोगे तो अलॉन्ग विद ब्यूरोक्रेसी यू आर ऑल्सो अ गुड ऑफिसर, यू आर ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। तो इस चीज के थ्रू भी आपको एक बेहतरीन ऑफिसर की तरह देखा जाएगा सोसाइटी की नजरों में। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर्स आए हैं उसके कारण रूल बुक जो फंक्शनलिज्म है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है राइट नाउ। फिर आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि भारत के अंदर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से कुछ भी काम करने जाते हैं तो उसके अंदर पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो कहीं ना कहीं तरीकों से आता ही है। इसके कारण भी काइंड ऑफ जो ड्रॉबैक्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, इनएफिशिएंसी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो इस तरीके से कुछ आप यहाँ पर फायदे या नुकसान बता सकते थे कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बहुत सारे बेनिफिट्स तो थे बट साथ ही साथ बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे। आई होप इतना हो गया। आप देखो आंसर को एंड करने से पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहां पर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की जा रही है, जहां पर कुछ आपसे पूछा जा रहा है, कुछ सजेशन पूछा जा रहा है, वहां पर आप अपने आंसर के अंदर वे फॉरवर्ड का एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। देखिए वे फॉरवर्ड का सीधा सा मतलब ये है कि आप कुछ सजेशंस दे रहे हैं, तो आप पहला सजेशन ये दे सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। तो पहला आप ये बोल सकते हैं कि जितने भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जितने भी इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उनकी ऑटोनॉमी को इंक्रीज कर दो, राइट। उनकी जो पावर्स है उनको इंक्रीज कर दो। तो इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनको डायनेमिक बनाओ नेचर में। डायनेमिक बनाओगे तो क्या होगा, डायनेमिक बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि चेंजिंग टाइम्स के साथ वो अपने आप को चेंज कर पाएंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि जो लॉ स्टार्टिंग में बना है वही लॉ हमेशा के लिए चलता रहेगा, उन लॉ को चेंज करते रहना इंपॉर्टेंट है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उन टेक्नोलॉजीज को प्रॉपर्ली फॉलो करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। थर्ड चीज आप देखो तो जो पावर जो सेंट्रलाइजेशन था उसको सॉल्व करने के लिए हम पावर को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्ली समझ सकते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्ली समझा सकते हैं लोगों को, राइट। इसके अलावा कुछ जो अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, जैसे कि फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज का हेल्प चाहिए, तो हर एक टाइप की हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन को ताकि वो अपने काम को सही तरीके से कर सके, राइट। सो एंड ऑफ द डे हमारा मेन एम ये है कि एफिशिएंसी जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की वो इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे जैसे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का जो मेन काम करने का तरीका है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगा और हमारा जो मेन एम है वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर का वे फॉरवर्ड लिख सकते थे। फाइनली आप अपने आंसर को एंड कैसे करेंगे, कंक्लूजन लिखते टाइम आप ये बता सकते हैं कि देखो जो हमारे डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सबका मेन एम क्या है। मेन एम ये है कि जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स है उन आइडियल्स को फॉलो किया जाए, और इन डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया के अंदर उन इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर फंक्शनिंग हो, राइट। उनको प्रॉपर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिले अपने आप को अपने आप की वैल्यू को शो करने का। जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर लोगों का ट्रस्ट जो है लगातार बना रहे, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट शो करें। जैसे जैसे ट्रस्ट शो करेंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स है वो भी प्रमोट होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं। आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई कि आफ्टर ऑल इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा जा सकता था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो और सी यू इन द नेक्स्ट वन।